सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में अपना बीजेटी चल रहा है। बीजेटी में हमने ट्रांजिस्टर के विभिन्न अभिविन्यासों के बारे में पढ़ा है अभी तक, और हमने देखा है कि 3 अभिविन्यास जो है वो ट्रांजिस्टर के होते हैं। पहला है उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, दूसरा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास और तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। पिछली कक्षा में हमने उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार होता है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये उत्सर्जक है जो उभयनिष्ठ है दोनों परिपथों के लिए, ये आधार है और ये संग्राहक है। तो इस ईबी संधि को हमें अग्र बायसित करना है और सीई संधि जो है वो आपकी पश्च बायसित हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर का ये नियम है कि अगर जो अग्र अभिनति है वो पहली संधि को अग्र अभिनति दी जाती है और दूसरी संधि को पश्च अभिनति दी जाती है। तो इस ईबी संधि को अग्र अभिनति प्रदान करने के लिए हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी है। ये विद वोल्टेज नियंत्रक है जिसकी सहायता से हम इस संधि पर आरोपित वोल्टता के मान को नियंत्रित करेंगे। कितनी वोल्टता आरोपित होगी उसको इस वोल्टमीटर की सहायता से मेजर करेंगे, इसलिए यह समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा रखा है। वोल्टता के कारण इस संधि से कितनी धारा बहेगी उस धारा का मापन इस माइक्रोमीटर से कर लेंगे। बहने वाली धारा IB होगी, आधार धारा होगी। इधर बहने वाली धारा IE उत्सर्जक धारा होगी और यहाँ से बहने वाली धारा संग्राहक धारा IC होगी। ठीक इसी प्रकार आपकी EC संधि जो है वो पश्च अभिनति में है। यहाँ आपका जो वोल्टेज लगाया हुआ है वो पश्च अभिनति के लिए लगाया हुआ है। इस वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज का नियंत्रण करने के लिए दिक् परिवर्तक लगाया हुआ है। कितना वोल्टेज आरोपित होगा वो इससे मेजर कर लेंगे। बहने वाली धारा जो है वो इस मिलीमीटर से माप लेंगे। यहाँ बहने वाली धारा जो है वो IC है। इस प्रकार आपका NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी आप परिपथ सेट कर सकते हो। अपन केवल PNP के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चित्रानुसार PNP ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास दर्शाया गया है। यहाँ आपके 2 अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर के लिए 2 अभिलाक्षणिक वक्र ही होते हैं, पहला निवेशी और दूसरा निर्गत। तो पहला जो आपका अभिलाक्षणिक वक्र है वह है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा जो है वह है आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए निर्गत वोल्टता VCE, यहाँ की निर्गत वोल्टता ये यहाँ से आरोपित होगी जो यहाँ मेजर की जाएगी, इसको अपन नियत करते हैं और इसकी वोल्टता में परिवर्तन करते हैं जिससे इसकी धारा में परिवर्तन होता है और इस वोल्टता के संगत इस धारा में परिवर्तन का वक्र खींचते हैं, वो आपका निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए निर्गत वोल्टता VCE के विभिन्न नियत मानों के लिए निवेशी वोल्टता VBE के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे VBE यहाँ की वोल्टता यहाँ से प्राप्त होगी के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे निवेशी धारा IB के मान में परिवर्तन होता है। यहाँ ये निवेशी धारा आपको मिलेगी, इसके मान में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। ये ऐसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है। ये VCE के नियत मान है। VCE जो है वो यहाँ से कंट्रोल होती है, यहाँ इसके मान नियत किया जाता है इस वोल्टेज नियंत्रक की सहायता से। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं। ये जो वक्र है ये डायोड के अग्रदिशिक अभिनति वक्र के समरूप होते हैं। डायोड PN संधि डायोड हमने पढ़ा था, उसमें 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र थे, निवेशी अभिलाक्षणिक और निर्गत अभिलाक्षणिक। तो ये निवेशी अभिलाक्षणिक के जैसे हैं। तो वोल्टता VBE के नियत मान के लिए वोल्टता VCE का मान बढ़ने पर
आधार क्षेत्र की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। यानी निवेशी जो आपकी वोल्टता है उसके नियत मान के लिए आप निर्गत वोल्टता के विभिन्न मानों का अध्ययन करें तो उसके लिए आधार क्षेत्र की जो मोटाई है वो कम हो जाती है, जिससे आधार द्वारा आई ई का जो मान है वो कम हो जाता है। निवेशी गतिक प्रतिरोध जो है उसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। आर आई निवेशी बराबर डेल वी बी ई बटा निवेशी वोल्टता में परिवर्तन बटा निवेशी धारा डेल आई बी में परिवर्तन। कब? जब वी सी ई आपकी निर्गत वोल्टता जो है वो नियत रहे। तो ये आपका निवेशी गतिक प्रतिरोध का मान होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए निवेशी धारा, इस बार क्या किसको फिक्स करेंगे? निवेशी धारा को। ये तो आप कन्फर्म ही मान लो कि जब निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं तो निर्गत वोल्टता को नियत रखते हैं, और जब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं तो निर्गत निवेशी धारा को नियत करते हैं। तो उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए निवेशी निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए निवेशी धारा आई बी को नियत रखते हैं एवं निर्गत वोल्टता वी सी ई के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे निर्गत धारा आई सी के मान में परिवर्तन होता है एवं निर्गत वोल्टता एवं निर्गत धारा के मध्य परिवर्तन वक्र खींचते हैं। तो यह वक्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। वो ही उभयनिष्ठ आधार की तरह इसके भी 3 क्षेत्र हैं। पहला जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र सक्रिय क्षेत्र है, दूसरा जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है अंतक क्षेत्र है, और तीसरा और अंतिम जो क्षेत्र है वह है संतृप्त क्षेत्र इधर वाला। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में भी हमें 3 प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं, या इन वक्रों को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका सक्रिय क्षेत्र, दूसरा है अंतक क्षेत्र और तीसरा है संतृप्त क्षेत्र। चलते हैं अपन आगे सक्रिय क्षेत्र में। इस क्षेत्र में निवेशी संधि जो है वो अग्रबायसित व निर्गत संधि जो है वो पश्चबायसित रहती है। यह क्षेत्र ट्रांजिस्टर के रैखिक प्रचालन का क्षेत्र है एवं सबसे उपयोगी क्षेत्र है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में निर्गम का जो प्रतिरोध है वो उभयनिष्ठ आधार विन्यास की अपेक्षाकृत जो है वो कम होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह आपका है अंतक क्षेत्र, जो यहाँ वाला क्षेत्र है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए अंतक क्षेत्र जो है वो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि जब आधार धारा आई बी का मान 0 होता है तो संग्राहक धारा आई सी का मान 0 नहीं होता है। इस क्षेत्र में जब ट्रांजिस्टर सीमा रेखा पर होता है तो स्विच के रूप में कार्य करता है। तीसरा है आपका संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों संधियां जो है निवेशी संधि ईबी संधि और निर्गत संधि ईसी संधि, दोनों संधियां जो है वो अग्रबायसित होती है। इस क्षेत्र में धारा का जो मान है वो तेजी से बढ़कर संतृप्त अवस्था को प्राप्त करता है एवं यहाँ ट्रांजिस्टर का जो है वो स्विच के रूप में उपयोग करना हो तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र की सीमा में होना चाहिए। यानी यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो स्विच के रूप में होता है, लेकिन कब होता है? जब ट्रांजिस्टर आपके संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर होता है। तो ये आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए निवेशी एवं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र थे। अब हमें इसके लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए धारा गुणांक का मान ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ आधार के लिए भी हमने धारा गुणांक का मान ज्ञात किया था, यहाँ भी करेंगे। फिर 2 धारा गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते हैं। धारा प्रवर्धन गुणांक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में नियत निर्गत वोल्टता वीसीई के लिए संग्राहक धारा आईसी व आधार धारा आईबी का जो अनुपात है वह अनुपात धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। यहाँ उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए ये धारा प्रवर्धन गुणांक जो है वो बीटा दर्शाते हैं। उभयनिष्ठ आधार के लिए हमने अल्फा दर्शाया था। तो बीटा का जो मान हो जाएगा वो आई सी बटा आई बी आ जाएगा, संग्राहक धारा और आधार धारा का अनुपात, जब वी सी ई आपका क्या है? नियत है। अब आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अल्फा व बीटा में संबंध।
तो अल्फा व बीटा में संबंध ज्ञात करने के लिए हमें पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक, अल्फा जो है वो है आपका उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक, और बीटा जो है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक। इसको धारा लाभ भी कहते हैं, धारा प्रवर्धन गुणांक कह दो चाहे धारा लाभ कह दो। तो अल्फा व बीटा में संबंध ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अल्फा व बीटा की परिभाषा का पुनरावलोकन करते हैं, जिसमें अल्फा जो है वो है उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए धारा लाभ, और बीटा जो है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए धारा लाभ। संदिग्ध ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा व बीटा में संबंध जो है वो दो प्रकार से ज्ञात होते हैं, गतिक अवस्था और स्थितिक अवस्था। हालांकि दोनों अवस्थाएं एक जैसी है, कोई अधिक परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन चलते हैं अपन स्थितिक अवस्था पहले। तो ट्रांजिस्टर की स्थितिक अवस्था के लिए उत्सर्जक धारा जो है वह उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा, इन तीनों में जो संबंध है वो संबंध निम्न प्रकार होता है। उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। यह सूत्र जो है वह सभी ट्रांजिस्टरों के लिए मान्य होता है। I बराबर IB प्लस IC। उत्सर्जक की जो धारा है उसका मान जो है वो आधार धारा प्लस संग्राहक धारा के योग के बराबर। तो IE बराबर IB प्लस IC। यहाँ से IC इस पूरी समीकरण में IC का भाग लगा देते हैं, तो इधर IC का भाग लग गया, इधर आपके IB में IC का भाग लग गया, प्लस में 1 हो गया है। इसका जो मान है ये हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास में IC बटा IE को अल्फा पढ़ा था, लेकिन यहाँ IE बटा IC है तो अपोजिट में अल्फा आ गया। DC जो है वो स्थितिक अवस्था के लिए है, दिष्ट सर्किट या दिष्ट धारा के लिए है, तो IC बटा IE का जो मान है वो 1 बटा अल्फा DC हो गया। इसी प्रकार यहाँ हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में IC बटा IB का मान जो है वो बीटा पड़ा है, लेकिन यहाँ IB बटा IC है तो इसका भी अपोजिट 1 बटा बीटा DC हो गया। ये आपका 1 रह गया। इसको हल कर लेते हैं, बीटा DC का लघुत्तम ले लेते हैं, 1 प्लस बीटा DC आ गया आपका। तो 1 बटा अल्फा DC बराबर 1 प्लस बीटा DC बटा बीटा DC। अपोजिट कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये अल्फा DC जो है वो आपका आ गया, बीटा DC ये भी अपोजिट हो गया अपॉन 1 प्लस बीटा DC, जिसको सामान्य नोटिफिकेशन में अपन अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा लिख देते हैं। यह समीकरण नंबर आपकी 1 आ गई। यह समीकरण एक अल्फा व बीटा में संबंध को दर्शाती है स्थितिक अवस्था के लिए। ये सामान्य तो यही दिखाएगी, बाकी स्थितिक अवस्था के लिए ये है, गतिक अवस्था के लिए थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो इस अल्फा DC का जो मान है वह 1 के लगभग निकट होता है, 1 के पास होता है 0.95 से 0.99, और बीटा DC का जो मान है वह 1 से बहुत अधिक होता है, लगभग 45 से 49 के लगभग होता है। अब आपका गतिक अवस्था के लिए अपन मान ज्ञात करते हैं। तो गतिक अवस्था के लिए उत्सर्जक धारा में परिवर्तन बराबर आधार धारा में परिवर्तन प्लस संग्राहक धारा में परिवर्तन, वही है। यहाँ गतिक अवस्था है तो धारा में परिवर्तन ले लिया, वो स्थितिक अवस्था है तो नियत धारा ले ली, और कोई परिवर्तन नहीं है। तो डेल IC का भाग लगा देंगे पूरी समीकरण में, वही डेल IC इसके नीचे आ गई, यहाँ भी डेल IC आ गई, यहाँ 1 हो गया। इसको ये गतिक अवस्था के लिए लिख दिया 1 बटा अल्फा AC, वहाँ DC था यहाँ AC हो गया, वही अपोजिट कर दिया है 1 बटा बीटा AC, प्लस 1 है, लैसे ले लिया है, लघुत्तम समापत्ति लेके हल कर लिया है, वही इनको अपोजिट कर दिया है अल्फा AC, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, अल्फा AC बराबर बीटा AC बटा 1 प्लस बीटा AC। साधारण नोटिफिकेशन में लिख देते हैं अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, समीकरण 2 जो। तो साधारण नोटिफिकेशन तो दोनों के लिए, या साधारण सूत्र जो अपन याद रखना चाहें वो तो दोनों समीकरणों के लिए, दोनों अवस्थाओं के लिए समान है। केवल आप स्पेसिफाई अगर लिखना चाहें तो अल्फा AC और अल्फा DC लिख सकते हैं। बाकी याद रखने के लिए आपको ये सूत्र
पर्याप्त अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, जो दोनों स्थितियों में आ जाता है। ये अल्फा का मान है बीटा के पदों में। यदि हम बीटा का मान ज्ञात करना चाहें अल्फा के पदों में, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं कि 1 अपॉन बीटा ऐसी जो है वो हो जाएगा 1 बटा अल्फा ऐसी -1। यहाँ से डायरेक्ट ये पद भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये जब अपन प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ अपना लैस वगैरह ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लैस आ गया, वो अपोजिट हो गए बीटा का मान आ गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये आपका बीटा का मान है अल्फा के पदों में और ये अल्फा का मान है बीटा के पदों में। तो दोनों जो सूत्र है ये आपके दो धारा प्रवर्धन गुणांकों में संबंध को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक है, इसको याद कर लेना। अल्फा और बीटा में संबंध ऐसे पूछ सकते हैं, या ये कह सकते हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक व उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक में संबंध ज्ञात कीजिए। धन्यवाद।